उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके एलजी साहब ने कल जो जेकेएस की जो अफसरान हैं उसकी ट्रांसफ़र की है। उमर साहब पहले जानते थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी है यूटी में, पहले तो उन्होंने ना लड़ने का ऐलान किया था, उसके बाद इलेक्शन लड़ी क्योंकि उनको पता था मुझे कुर्सी किसी भी सूरत में छोड़ी नहीं। लेकिन जिस तरह से कल ट्रांसफ़र हुई और ट्रांसफ़र के बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में जो खलबली मची है, खासकर उमर साहब, मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल उस हद तक हाई चली गई है कि कल उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जिस तरह से एलजी साहब ने ट्रांसफ़र की है, एक 2-3 साल से जब से चेयरपर्सन डॉक्टर दुर्गा इंद्रावी जी ने चार्ज संभाला, एक अकाउंटेबिलिटी इसमें देखने को मिली, ट्रांसपेरेंसी उसको देखने मिली और अब वो काम होने लगी। लेकिन एक आदत पड़ गई थी यहाँ रीजनल पार्टीज़ की, जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी थी, जो वक़्फ़ का रेवेन्यू था, वो अपने इलेक्शन फंड में इसको इस्तेमाल करते थे। दूसरी वजूहत ये हो सकती है कि 6 महीने पीछे गुजर गई और 6 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कर नहीं सकी। जिस तरह से उन्होंने कमिटमेंट्स किया, जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ वादे किए मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो के बाद भी जज्बाती अंदाज में उमर साहब ने बहुत बड़े वादे किए। लेकिन जब ग्राउंड ज़ीरो पे देखते हैं तो वहाँ जज्बात नहीं, वहाँ खाने को रोटी चाहिए, वहाँ लोगों को सहूलियतें चाहिए, वो अभी तक उन्होंने दी नहीं और ना अभी तक दे पा रहे हैं। एक वो हो सकता है कि किस तरह से और 6 महीने के लिए लोगों को टाल दे, लोगों को बहकाए, लोगों को वर्गिलाए, ये एक स्ट्रेटजी शायद बना सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने पूरी मेजॉरिटी से यहाँ गवर्नमेंट बनाई और लोगों ने उनको वोट दिया है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, लोगों के जो इश्यूज़ है, लोग जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस डिलीवर करने में नाकाम है, फेल हुई है। यही वजह हो सकती है कि उमर साहब ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जिस तरह से गवर्नर साहब ने कल एलजी साहब ने जो ट्रांसफर्स किए हैं, मुझे लगता है कि उमर साहब का जो ईगो है वो ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। लेकिन उमर साहब जानते हैं कि यूटी में एलजी साहब के पास वो पावर्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र करा सकता है। ज़रूरत थी वक्फ बिल में अमेंडमेंट करना, और जैसा हम जानते हैं आज़ादी के बाद जब वक्फ बोर्ड बना या वक्फ काउंसिल बना है, आज तक कुछ ठेकेदारों के हाथ में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो उसके बेनिफिशरीज थे। जहाँ तक एक आम मुसलमान, एक पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान का ताल्लुक है, उसको कभी इस वक्फ प्रॉपर्टी या वक्फ की जो रेवेन्यू है उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला है और ना आज तक वो बेनिफिशरीज के बन पाए। महज चंद लोगों के पास वक्फ की इस प्रॉपर्टी और उसको फ़ायदा उठाना, ये पिछले 72-75 साल से यही चल रहा था। लेकिन अब वक्त की ज़रूरत है कि जो एक पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी से फ़ायदा पहुँचे। और ख़ासकर हमने भी देखा जम्मू कश्मीर में पिछले 70-72 साल से जिस तरह से वक्फ के पास बहुत बड़ा रेवेन्यू आता था, और वो रेवेन्यू कहाँ जाता है, किस काम का आता था, वो कल तक पता नहीं। लेकिन कुछ एक आज आपको पता है कि पिछले 70 साल में हम एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, हम एक स्कूल नहीं बना पाए, हम एक कॉलेज नहीं बना पाए, हम एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए। वक्फ की प्रॉपर्टी कहाँ जाती थी, ये आज तक किसी के पास हिसाब नहीं थी। इन्हीं हालात को देखकर मुसलमान की हालत को संवारने के लिए, सुधारने के लिए जो अमेंडमेंट की गई है, भारतीय जनता पार्टी उसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है। बहुत अच्छा कदम है, इससे देश भर के मुसलमानों को फ़ायदा